7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करता है राहुल गांधी। और 8 सितंबर 2022 का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो गलवान घाटी में कब्जा करके बैठा चीन 5 मई 2020 से वो वापस जाना शुरू कर देता है। नफरत फैलाने में नंबर 1 आरएसएस, उसके मुखिया मस्जिद मस्जिद घूम रहे मोहन भागवत और कह रहे हैं जाति तोड़ो। परवेज वर्मा भाजपाई सांसद सरेआम, मैं तो हैरान हूं, ना पुलिस संज्ञान ले रही है, खतरनाक बात, नफरत फैला रहा है, मुसलमानों का बहिष्कार की बात कर रहा है, मुसलमानों को एक तरीके से नेस्त नाबूद करने का ऐलान कर रहा हो, और अदालत में बैठे जज भी मौन है। जेल में बंद था जो आतंकवादी, उसे कंधार पहुंचाकर पाकिस्तान पहुंचाया गया और पाकिस्तान से पहुंचाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने आतंकवादियों से संसद पर हमला करवाया, उन्होंने ही पुलवामा में उसी आतंकी के माध्यम से केंद्रीय जवानों को मरवाया, उन्होंने ही पठानकोट और उरी पर हमला करवाया। और एक पटकथा, मैं फिर कह रहा हूं, इसकी पटकथा लिखी गई थी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना वाली बात है। ये सब बिपिन रावत, उसने कहा चीन हमारे लिए बड़ा खतरा है, और उसके ऐसा ऐलान करने की चंद दिनों के बाद हमारे देश के पहले सीडीएस की उसके स्लीपर सेल लिटे के साथ मिलकर के भारत सरकार की सहमति से हत्या कर दी गई। ये बात मैं पहले भी दावे के साथ, संघ की आरएसएस की ए माने भाजपा और बी टीम माने आम आदमी पार्टी के बीच में जो गठबंधन है, ये आरएसएस के अवैध संतान का, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इसका टाइमिंग आप देखिए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाया जाता है, और फिर ये क्रोनोलॉजी चलती है, और फिर लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार करा जाता है, ताकि 21,000 करोड़ की हेरोइन मुद्रा पोर्ट पर आई, उससे ध्यान भटकाया जा सके। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूं और मेरे साथ खास मेहमान, वैसे तो परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बताऊं, भूपेंद्र रावत जी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी, शुक्रिया। आपसे आज जो है, ये मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी कांग्रेस की रैली चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से। जी। तो आपके तजुर्बे के अनुसार जानना चाहेंगे कि उसके परिणाम जो हैं, देश के अंदर या फिर विदेश के अंदर क्या पड़ रहे हैं? क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पे ये देखने को मिल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको ज़्यादा कवर नहीं कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर देश में सोशल मीडिया, तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, जो आपने देखी, एक तो बहुत बड़ी यात्रा नहीं है। हमको लगता है कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और भारत को मौजूदा दौर में जिस तरीके से हमारे देश में मतलब देश को एक तरीके से मैं कहूँगा कि पूरा फूट डालो और राज करो की तरह लूट डालो, उस ओर की संघ परिवार की सरकार लेके जा रही है। ऐसे दौर में राहुल गांधी की अगुवाई में जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका मैं पहला प्रभाव तो आपको बताता हूं चीन पर क्या पड़ा, हमारे देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करता है राहुल गांधी, और 8 सितंबर 2022 का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो गलवान घाटी में कब्जा करके बैठा चीन 5 मई 2020 से वो वापस जाना शुरू कर देता है। और ये बात इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं बहुत जोर के माध्यम से, कि 5 मई को झड़प के बाद बैठा हुआ चीन 16 दौर की वार्ता, या मैं कहूं कि 16 बार भारत की सरकार गिड़गिड़ाई चीन के आगे कि तुम ये इलाका छोड़कर चले जाओ, चीन वहां से टस से मच नहीं हुआ। इस बीच में चीन ने क्या किया, 15 जून को हमारे देश के जवानों को, 20 जवानों को पीट पीट कर मार डाला था, 76 जवानों को अधमरा कर दिया था, जिनमें एक हवलदार की 50 दिन बाद शहादत हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं 21 जवानों को खोने के बाद, और क्या घटना हुई, 15 जून को हमारे देश के जवानों को पीट पीट के मार दिया, 76 जवानों के घायल हो गए, अधमरे हो गए थे। और 17 जून को हमारे देश का प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलता है 17 जून तक, और 17 जून को देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है, मारते मारते मर गए हमारे सैनिक। और 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, और प्रधानमंत्री कहता है ना कोई घुसा है, न घुसाया है, न हमारी जमीन पर किसी का कब्जा है। और सितंबर 2020 में संसद के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलते हैं 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। तो मेरे दोस्तों, हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के जवानों की लाशें बहुत सीमा से चलकर आई, अधमरे सैनिक आए जिनमें एक की शहादत हुई, और प्रधानमंत्री ने कहा ना कोई घुसा ना घुसाया है, ना हमारी जमीन पर किसी का कब्जा है।
और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर कहा कि 38,000 वर्ग किलोमीटर पर हमारा कब्जा है। तो पहला संदेश ये गया चीन के पास कि भले कायरों की सरकार है, कायर की सरकार हो, क्या कहते कृत्रिम 56 इंच का सीना बताया गया हो, लेकिन राहुल गांधी के सड़क पर उतरने के बाद चीन को अपनी हैसियत याद आ गई। 45 साल हो गए थे, कभी चीन के बॉर्डर पर हमारे सैनिकों की शहादत नहीं हुई। और क्या कारण, मैंने पहले भी कहा था, कोई राहुल गांधी कोई हथियार बंद सेना लेकर के सड़क पर यात्रा नहीं कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा। क्या कारण है, इस क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। मैंने बहुत पहले कहा था, हमारे देश में संघ परिवार भाजपा 2007 से चीन के टुकड़ों पर पल रहा है। ये तय करते हैं 15 जून को जवानों की शहादत के बाद आपने देखा प्रधानमंत्री ने 17 जून को 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर चीनी बैंक से कर्ज लिया और उस पर कर्ज लेने के बाद 19 जून को बोला न कोई घुसा है न घुसाया है, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। तो फिर कोई पूछे, प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए देशवासियों को, अगर कोई घुसा नहीं था तो 76 जवानों को अधमरा किसने किया मिस्टर मोदी? 20 जवानों की शहादत कैसे हुई? और अब 8 सितंबर को वो चीनी सेना कौन सा भूभाग छोड़ करके गई? ये पहला प्रभाव पड़ा। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, नफरत फैलाने में नंबर 1 आरएसएस, उसके मुखिया मस्जिद मस्जिद घूम रहे मोहन भागवत और कह रहे हैं जाति तोड़ो। जाति का हमारे देश में 22 साल का दलित, आप सब लोगों ने देखा, गुजरात के अंदर घुड़सवारी का शौकीन अपने ही घोड़ा लेकर के घोड़े पर स्टंट करता था, उसकी इसलिए हत्या कर दी गई कि ऊंची जाति के लोगों को यह स्वीकार नहीं था कि दलित का बेटा घोड़े पर स्टंट करे, घुड़सवारी करे। अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता की मूंछ काट दी गई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेबस हो गए, जाति के खिलाफ बोलने के लिए मोहन भागवत इनका एजेंडा है। जाति का एजेंडा आज का नहीं है। देश की आजादी की जंग में तमाम जो इनको चित्त पावन बामन कहते हैं, चित्त पावन बामनों का एक बड़ा गिरोह रहा है। जब देश गुलाम हुआ तो यह कहा गया कि देश गुलाम नहीं हुआ, चित्त पावन बामनों की सत्ता चली गई है। आप समझना पड़ेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण, आप देखिए दिल्ली में, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली का मैं जिक्र कर रहा हूं, परवेज वर्मा भाजपाई सांसद सरेआम, मैं तो हैरान हूं, ना पुलिस संज्ञान ले रही है, खतरनाक बात, नफरत फैला रहा है, मुसलमानों का बहिष्कार की बात कर रहा है, मुसलमानों को एक तरीके से नेस्त नाबूद करने का ऐलान कर रहा हो, और अदालत में बैठे जज भी मौन है। तो हमको ये सब समझना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन जैसी ताकत को इसलिए पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा जो मई 2020 से, और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था तो 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्जा क्यों लिया गया? ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया गया, बड़े बड़े ठेके क्यों दिए गए? 2016-17 में जितना आयात हुआ है 6% वृद्धि हुई है 2020-21 से। मोदी बताए, जब चीनी सैनिकों ने हमारे भूमि पर कब्जा कर रखा था, हमारे जवानों को पीट पीट कर मारा और अधमरा किया, तो मोदी तुमने, तुम्हारी सरकार ने चीन से ज्यादा आयात क्यों किया? कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो चीन पीछे गया है वो मोदी की ही कुछ ऐसी रणनीति थी जो जाहिर नहीं करी गई, और मोदी के डर से या सत्ता के डर से ही चीन वापस चला गया। अच्छा, अगर मोदी का भय था तो मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मिस्टर मोदी बताए, जब केंद्र के चुनाव थे 2019 में, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की हत्या करवाई गई। हमारे भारत की जेल में बंद था जो आतंकवादी, उसे कंधार पहुंचाकर पाकिस्तान पहुंचाया गया और पाकिस्तान से पहुंचाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने आतंकवादियों से संसद पर हमला करवाया, उन्होंने ही पुलवामा में उसी आतंकी के माध्यम से केंद्रीय जवानों को मरवाया, उन्होंने ही पठानकोट और उरी पर हमला करवाया। और एक पटकथा, मैं फिर कह रहा हूं, इसकी पटकथा लिखी गई थी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना वाली बात है, जितना तय था। क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूं, आपकी बात, जो आपका सवाल है, देशवासियों को समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी के पास, नरेंद्र मोदी ये बताएं, 8 सितंबर को ऐसा कौन सा अल्लादीन का चिराग लग गया था मोदी के हाथ कि मोदी से चीन भयभीत हो गया? मोदी से भयभीत नहीं हुआ। भयभीत होता तो हमारे देश में घुस के नहीं मारता, बल्कि मोदी भयभीत था। मोदी की हिम्मत आज तक चीन बोलने की नहीं पड़ी। हमारे देश का पहला सीडीएस है बिपिन रावत, उसने कहा चीन हमारे लिए बड़ा खतरा है, और उसके ऐसा ऐलान करने की चंद दिनों के बाद हमारे देश के पहले सीडीएस की, उसके स्लीपर सेल
लिट्टे के साथ मिलकर के भारत सरकार की सहमति से हत्या कर दी गई। ये बात मैं पहले भी दावे के साथ कह चुका हूं। अदरवाइज सीडीएस मारा कैसे गया, वो डबल इंजन का माने विश्व में उसको सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूं क्वालिटी का जहाज हेलीकॉप्टर जिसमें सीडीएस जा रहा था, लेकिन सीडीएस ने एक पाप किया। क्या पाप किया? कहा कि चीन को बड़ा खतरा बता दिया और चीन के पेरोल पर पलने वाली सरकार ने मौन लगा दिया और चीन ने अपने स्लीपर सेल के साथ मिलकर के सीडीएस को मरवा दिया। दूसरी जो बात आपने कही कि जो दलित हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, एक बहुत बड़े अगर दिल्ली की बात करी जाए 10,000 से ज्यादा जो बहुजन समाज के लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है, और देश की अगर बात करी जाए लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। क्या इस जो धर्म परिवर्तन एक तरह से हो रहा है, इसकी सुपुकाहट थी कि बीजेपी के नेताओं को विवादित बयान देने पड़ गए? नहीं, ये जो आपने कहा कि धर्म परिवर्तन करना, ये सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, अपना अपना अधिकार है। लेकिन मैं इस क्रोनोलॉजी पर आपको बताना चाहता हूं और देश के खासकर दलित समुदाय को भी सुनना चाह रहा, मैं जो बात कह रहा हूं बहुत बेबाकी के साथ कहता हूं। दिल्ली में दिल्ली का मंत्री गौतम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समाज कल्याण मंत्री है, पहली बार मंत्री नहीं बना, पहली बार बौद्ध धर्म की बात नहीं आई। लेकिन इसका टाइमिंग देखिए क्या होता है। दलित समुदाय का मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस उसे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का सिस्टम तय करती है और जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय होता है, तत्काल संघ की आरएसएस की ए मानी भाजपा और बी टीम मानी आम आदमी पार्टी के बीच में जो गठबंधन है, ये आरएसएस के अवैध संतान का, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं इसका टाइमिंग आप देखिए। इस टाइमिंग को लेकर मैं कहूं, वापस आता हूं, आम आदमी पार्टी बी टीम, अब मैंने कहा आम आदमी आरएसएस की बी टीम है, ए टीम और बी टीम का तय हुआ और तय हुआ कि क्या होगा। नो, निपटाया नहीं, ये क्रोनोलॉजी समझिए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने के बाद देखिए इस समय बहुजन समाज पार्टी बहुत हाशिए पर चली गई है और दलित नेता का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कांग्रेस में एक बूम आने की स्थिति है जो मैं देखता हूं। मैं जानता हूं आज दलित समुदाय में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये मैं कतई खिलाफ नहीं हूं कि गौतम जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया, वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन इसका टाइमिंग कैसे तय किया गया, इसके टाइमिंग देखिए किस बीच में किया गया। जब राहुल गांधी की पैदल यात्रा शुरू होती है, भारत जोड़ो यात्रा, तो चीन का वापस चला जाना, मस्जिद मस्जिद में मोहन भागवत का घूमना, गौतम का धर्म परिवर्तन करना, भाजपा का धर्म परिवर्तन पर सवाल उठाना, ये सब के सब मिली हुई क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। मैं आपको याद दिलाता हूं 2016 में नोटबंदी के बाद तमाम जो कैशियर थे बैंक में, उन्होंने अपना जो जमा खर्चे में कम नुकसान हुआ या समझ लो गणना करने में गलती हुई, त्रुटियां हुई, उसकी पूरी भरपाई कर दी थी। लेकिन कितने नोट 500 और 1000 के वापस आए, इसको तब डिस्क्लोज किया गया जब राहुल गांधी मानसरोवर यात्रा पर था, ताकि मानसरोवर की यात्रा से उसकी क्रोनोलॉजी को कम किया जा सके। हमारे देश में यहां मैं आपको बताता हूं, अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनती है 15 अगस्त को, और 16 सितंबर को 21,000 करोड़ की हेरोइन आ जाती है। कहां पर? मुद्रा पोर्ट पे, अडानी के मुद्रा पोर्ट पर। और उसके बाद में 19 सितंबर तक ये समाचार बाहर नहीं आता है और उत्तर प्रदेश का केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जाता है मिलने के लिए नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष है, और वो आत्महत्या कर देते हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, बिन बुलाए भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका चला जाता है, कभी उपराष्ट्रपति को मिलने, कभी राष्ट्रपति को मिलने के लिए स्टंट करता है, कोई मिलता नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स में फर्जी न्यूज छपा जाती है ताकि आपका ध्यान 21,000 करोड़ की हेरोइन से हट जाए। और फिर वहां से वापस मेरा गांव में मकान बन रहा है, मैं रात को वापस जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा ईंट को देखने के लिए। प्रधानमंत्री वापस आता है, सेंट्रल विस्टा में नीचे उतर जाता है और फिर जानबूझ के षड्यंत्र के तहत आर्यन खान के बेटे को फंसाया, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाया जाता है। और फिर ये क्रोनोलॉजी चलती है और फिर लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार कराया जाता है ताकि 21,000 करोड़ की हेरोइन मुद्रा पोर्ट पर आई, उससे ध्यान भटकाया जा सके। ठीक उसी तरीके से जो 21,000 करोड़, अरे भाई छोटे छोटे मसले पे आप बुलडोजर चला देते हैं, क्यों नहीं मुद्रा पोर्ट पे बुलडोजर चल रहा है? कोई पूछने वाला है? 21,000 करोड़ की हेरोइन का कारोबार अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकता है गौतम अडानी। वो कौन है भारत में जिसके तालिबानियों के साथ संबंध हैं? तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनती है, वहां से 21,000 करोड़ का हेरोइन आता है। मैंने बहुत पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास, पाकिस्तानी जो आतंकवादियों का फाइनेंसर है, उसका पार्टनर है और उसकी जड़ें
अमेरिका तक जुड़ी हुई है। अमेरिका के इशारे पर जैसे हमारे देश में आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक किया गया, सही जगह फौज ने निशाना लगा, लेकिन सब कुछ हुआ, वहां पेड़ भी टूटा, कौवा भी मरा, बैंकर भी टूटा, पर आतंकी नहीं मरे, क्योंकि सैयद अली अब्बास के पास माध्यम से सूचना पहुंचा दी थी। उन्हें मरवाना नहीं था, उनके माध्यम से कभी संसद पर हमला करवाना होता है, कभी उरी पर, कभी पठानकोट पर, कभी पुलवामा करवाना होता है। चीन के साथ ये बड़ी सी सेटिंग है। जब बिहार का चुनाव हुआ तो बिहार रेजिमेंट के जवान मरते हैं, और केंद्र का चुनाव होता है कि केंद्र रिजर्व पुलिस के जवान मारे जाते हैं। ये बात कौन पूछेगा? मैं फिर कहना चाहता हूं, सीआरपी के जवानों की हत्या से पहले खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किसने किया? मोदी बताए। हमारे देश में 500,000 के नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था, आतंकवादी कैसे आया? ये मोदी बताएं। हमारे देश में आरडीएक्स कैसे आया? ये मोदी बताएं। एयरलिफ्ट की मांग की गई थी जवानों को, वो जहाज नहीं दिए गए, ये मोदी कारण बताएं। हम कह रहे हैं पहली बार जंगल बनवास हुआ मोदी को, मोदी उसी दिन क्यों बनवास गए, ये बताना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे देशवासियों को सोचना और समझना पड़ेगा। चीन से जवानों को मरवा कर कब्जा करवाने वाले, और हमारे देश की संसद से लेकर के फिर उरी, पठानकोट और पुलवामा कराने वाले, और अब इस समय जब राहुल देश जोड़ो यात्रा कर रहा है तो चीन को वापस जाने के लिए बोल देने वाले और धर्म परिवर्तन के लिए अपने दिल्ली के मंत्री को तैयार कराने वाले सब के सब एक है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि भूपेंद्र रावत जी ने जो घटना घटित हो रही है देश के अंदर, उसके आपस में कैसे तार जोड़े हैं। क्या समझते हैं आप? जो क्रोनोलॉजी बताई है भूपेंद्र रावत जी ने, उससे कितने सहमत हैं? क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।